फाइन स्टूडेंट, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24 लेक्चर नंबर 4। तो देखो यहाँ पे इशू 9 तक कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में, हाँ पिछले मॉड्यूल में। तो यहाँ पे देखो भारत को अब विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो इसमें एम ये दिया गया कि भारत को प्रत्येक साल हर एक साल 78.5 लाख जॉब क्रिएट करने होंगे। ऐसे पहले भी 8 मिलियन आया था ना, वही बात है, वही 2030 तक कम से कम प्रत्येक साल अभी से हमें लगभग कह सकते हो कि 80 लाख जॉब क्रिएट करना है। अब देखो इसमें एक इतना सुंदर आंकड़ा है विद्यार्थी लोग, इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, आप ऑथेंटिक मान के चल सकते हो इसको। बात समझे ना? हम लोग एडिटोरियल्स पढ़ाते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुए थे ना कि 65 करोड़ पीपल वर्कफोर्स में है कि 70 है। देखो यहाँ से इसको ये डेटा बेटर लो। इससे पहले भी 2020 और 21 का या 21 या 22 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाए थे, तो बच्चे लोग तुम लोग को ये बताया गया था कि उस समय जो वर्कफोर्स था वो 55 करोड़ था, याद करो। और उसी के हिसाब से हम लोग देखते थे कि एग्रीकल्चर में इतने लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इतने लोग हैं, कंस्ट्रक्शन में इतने लोग हैं, करेक्ट। तो इस बार आंकड़ा देखो इकोनॉमिक सर्वे ने ये प्रेजेंट किया है कि 56.5 करोड़ वर्कफोर्स है भारत में। राइट डाउन दिस डेटा, ये डेटा बहुत काम आएगा आपको समझने के लिए। अच्छा, कई बच्चे लोग का सवाल ये था कि सर चलो अभी लेते हैं 144 करोड़ जनता, 144 करोड़ पीपल, उसमें से देखो बच्चे लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होगा? 15 साल से ऊपर और 60 से नीचे। इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए तो जानते हो कि 65 से नीचे। तो उसमें देखोगे तो 67 और 68% डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ जाएंगे भारत में। सही बात है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होंगे। तो वर्कफोर्स क्यों इतना कम है 56.5 करोड़? इसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ये है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में आते हो बट आपको काम करने का मन है। जैसे हाउसवाइफ को यदि काम करने का मन नहीं है तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हो तुम लोग। अनएम्प्लॉयड का धब्बा तभी लगेगा, तमका तभी लगेगा आपके ऊपर जब आप ये कहोगे कि हम जॉब चाहते हैं मगर हमको जॉब मिल नहीं रहा है। ये तुम खुद जॉब नहीं चाहते हो तो तुम अनएम्प्लॉयड बिल्कुल भी नहीं हो। बात समझे? तो वर्कफोर्स कितने हैं हमारे पास? 56.5, यानी कि इतने लोग चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयड हो। बात समझ में आया? बिल्कुल। देखो इतने लोग एम्प्लॉयड है, इनफैक्ट समझे, ये वर्कफोर्स है भारत के, इतने लोग काम करेंगे भारत के लिए और सब डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले लोग सब होंगे ये। अब उसमें से देखो बच्चे लोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे याद करना होगा। उसका रिसेंट आंकड़ा क्या आया था? कुछ साल में 43% जो वर्कफोर्स था, टोटल वर्कफोर्स का 43% एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड था। वो बढ़ के कितना हुआ? 46, तो बढ़ा है। वही चीज़ देखो 46% तुम्हारा एग्रीकल्चर में बढ़ा है। यस, आई हैव सेड नंबर ऑफ टाइम्स कि अब मैन्युफैक्चरिंग पीछे चला गया, कंस्ट्रक्शन ऊपर चला गया। तो सेकेंड जो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइड करता है वो अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो 13% ऑफ 56.5 करोगे तो तुमको निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कितने लोग कंस्ट्रक्शन यानी कि रियल इस्टेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है। कितना हो जाएगा विद्यार्थी लोग? वही 6 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 6 और 6.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। वो ठीक से देखोगे तो आया समझ में ना। और 11% देखो मैन्युफैक्चरिंग में घटा है। रिसेंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग एम्प्लॉयड थे उसमें घटा है, 11.4%। तो कहोगे कि सर सेकेंड में तो सर्विस होना चाहिए क्योंकि 28.9% है। नहीं, सर्विस अलग अलग नहीं है जी, कुछ अलग अलग है, वो डिफरेंट है, उसको क्लब नहीं करते हैं। वो क्लब करके लिखा गया है कि 28.9% सर्विस में है, बस सर्विस बहुत अलग अलग है, कुछ बैंकिंग है, कुछ इधर है उधर है, इसलिए उसको अलग अलग देखते हैं। बात समझ गए ना? तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है भारत में वो एग्रीकल्चर है, सेकंड क्या है? कंस्ट्रक्शन है, थर्ड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि सर्विस अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब तुम खुद देखो वर्कफोर्स देखो। अब देखो अब आपको विकसित भारत बनाना है। अच्छा देखो बाबू ये कितना बड़ा डाइकोटॉमी है, ये कितना बड़ा विडंबना की बात है कि जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, जो कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है जीडीपी में इतना बढ़िया 8% से एवरेज, और उसमें वर्कफोर्स और एग्रीकल्चर में ऐड हो रहा है। ये तो डाइकोटॉमी है कि नहीं है? आमतौर पे जब आप किसी भी कंट्री का ट्रेजेक्ट्री देखिएगा डेवलपमेंट का, तो आमतौर पे क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से घट के दूसरे सेक्टर में लोग जाते हैं, यहाँ तो बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी बैड। तो कहने का मतलब क्या है कि विकसित भारत बनने के लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में जो लोग होंगे 46% है ना अभी जी, 46% का 1/4 होना चाहिए। कहने का मतलब 10 से 12% होना चाहिए।
यानी कि ओवरऑल 10 से 12% ही लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड होना चाहिए, अधिकतर लोग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस में होना चाहिए। वो 1/4 का मतलब 20% नहीं है विद्यार्थी लोग, वो 46 का 1/4 बोला गया है। बात समझो, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर 1/4 तो 20% हुआ, या सॉरी 25% हुआ, ये बोलोगे ना। 25% का बात नहीं कर रहा, 46% का 1/4 का बात कर रहा है। तो क्या हुआ, 10 से 12% हुआ ना जी। हाँ, 1/4 से डिवाइड कर दो ना 46 को, समझ गए। हाँ, एंड द करस्पॉन्डिंग वर्क फोर्स लिविंग एग्रीकल्चर एडेड। हाँ, जो भी एग्रीकल्चर को छोड़ के जाएंगे वो सब मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में एम्प्लॉयड होने चाहिए, तभी जाके जीडीपी अच्छा ग्रोथ हो पाए। क्योंकि भारत सपना देख रहा है विकसित भारत बनने का, और एग्रीकल्चर में इसी तरह लोग यदि लदे रहेंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलना पड़ेगा। अब तुम ये आखरा देखो विद्यार्थी लोग, तुमको पता चल जाएगी, ये आई ओपनर है तुम्हारे लिए। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, बताओ ये सरकार का ही है ये सर्वे, ऐसा नहीं कि सरकार इनकार कर सकती है इस चीज़ से। देखो तुम देखोगे बच्चे लोग, वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना तुमको, वो तुमको जंप नजर आया होगा सेल्फ एम्प्लॉयड में भी, देख रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने लोग सब है वर्क फोर्स। अब देखो लगभग 60 को टच करने वाला है, हाँ 58 कह सकते हो, समझ गए। रेगुलर वेज वाला घटा है, रेट देखते हो ना थोड़ा कम हुआ है ना पहले से। जिसको रेगुलर सैलरी मिलता है, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर में, देखो ना फॉर्मल सेक्टर में दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पे भी इनफॉर्मल चीज़ हो रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सब आ रहे हैं, टीचर जो एडहॉक टीचर सब है, मतलब दुनिया भर का चीज़ वहाँ पे। और दूसरी बात है कैजुअल लेबर भी घटा है। कैजुअल लेबर का मतलब क्या होता है, जिसको 2 महीना काम मिला वो कर लिया फिर चला गया अपना घर, उस तरह का, वो भी घटा है। तो स्थिति कोई अच्छा नहीं है वर्कफोर्स का, इससे पता चलता है साफ साफ। सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ा है तो सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। सरकार का कंट्रीब्यूशन तब माना जाएगा जब रेगुलर सैलरी वेज वर्कर बढ़े, क्योंकि डायरेक्ट वो फॉर्मल सेक्टर को डिनोट कर रहा है, समझे। आगे देखो विद्यार्थी लोग, अच्छा ये समझ गए ना। इशू नंबर 10 का ही एक्सटेंशन है विद्यार्थी लोग। जो भी अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे देखो बच्चे लोग, हमारे पास मित्रा टेक्सटाइल है ना, मित्रा टेक्सटाइल स्कीम है, मुद्रा स्कीम है। इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे क्या होगा, जॉब सब क्रिएट होगा। वही बोला गया है कि जो भी अभी स्कीम्स है उसमें और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। जैसे मित्रा टेक्सटाइल स्कीम्स हो गया, मुद्रा हो गया, समझे। अब देखो गीग वर्कर हमेशा से प्रॉब्लम, क्योंकि गीग वर्कर बताओ इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन ही तय नहीं होता है। क्योंकि जब पूछोगे डिजिटल ई कॉमर्स से, ओला ओबर से, जो भी है वो क्या बोलेगा, तुमको बोलेगा कि हम एग्रीगेटर है, हम फैसिलेटर है, हम तो एम्प्लॉयर है ही नहीं। जब हम एम्प्लॉयर नहीं है तो हम बोनस नहीं देंगे इन लोग को। मैं सरकार तो बोलती है कि आप जब रूल्स और रेगुलेशंस लिख रहे हो, आप ही नहीं तय कर रहे हो, तो यू हैव टू बी अ एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉयर बनना होगा, आपको लगा। अब इसके लिए बताओ, कोर्ट लाया गया था ना राजस्थान, देखो राजस्थान में लाया गया तो वो पास नहीं हुआ क्योंकि सरकार बदल गया। दूसरी बात है, भारत ने कुछ साल पहले 3 कोड लाया था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ठीक से। बात समझे। देखो प्रॉब्लम ये, देखो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, बताओ आने वाले समय में 29 और 30 में बताओ वर्कफोर्स कितना बढ़ने जा रहा है। लगभग 2.35 करोड़ लोग ऐड हो जाएंगे, समझे। 2,35,00,000 लोग होने वाले हैं, ठीक है, इतना बढ़ने वाले हैं। एंड फ्रॉम 6.7 ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स और 4.1% ऑफ टोटल लाइवलीहुड्स इन इंडिया। बताओ 4.1% टोटल लाइवलीहुड तुम्हारा गिग इकोनॉमी से डिपेंडेंट होगा। तो जब तक गिग इकोनॉमी के लिए आपका ठीक से रूल्स और रेगुलेशन ना हो, जब तक इन लोग के लिए सोशल सिक्योरिटी का बात ना हो, है ना, तब तक नहीं चलने वाला। क्योंकि अधिक से अधिक तुम्हारा देखो यही जोमेटो वाले वर्कर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, सोशल सिक्योरिटी तय करने की ज़रूरत है विद्यार्थी लोग। आगे देखो, एग्रो प्रोसेसिंग इज अनदर प्रोमिसिंग सेक्टर। सही बात है ना। एग्रीकल्चर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को यदि एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में आइडिया दिया जाए तो दे विल गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू। प्रोसेसिंग मतलब भाई फूड प्रोसेसिंग सब है ये, समझे। तो सर्वे में ये बताया गया कि एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर एक प्रोमिसिंग सेक्टर है, ठीक है। ये रूरल ग्रोथ करवा सकता है। जो गाँव में इतना डिस्ट्रेस रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फार्मर्स के बीच में, वहाँ पे ये एक बहुत अच्छा है ना रिजल्ट दे सकता है। इंडिया बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करे। और इंडिया जानते हो ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत का अलग अलग है। जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग है तो अलग अलग क्रॉप्स को प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल वही बात, वही लिखा गया। इनफैक्ट वुमेन वर्कफोर्स में महिलाओं को भी ज़्यादा इंगेज किया ताकि उसको भी ठीक से पैसा मिल सके। हाँ, स्किल सब इम्पार्ट किया जाए ताकि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट
गांव के इलाका में भी बहुत अच्छे से क्रिएट हो सके एंड दे विल गेट गुड रेवेन्यू। और महिलाओं को भी इसमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला यदि प्रमोट होगी दे विल गेट गुड इनकम, यदि वो इनकम कमाएगी तो फैमिली को सपोर्ट मिलेगा उससे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये करने की जरूरत है। और केयर इकोनॉमी देखो ना, केयर इकोनॉमी कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। केयर इकोनॉमी जान रहे हो ना? हाँ, जैसे जाके किसी घर में कुछ काम कर दिए, या ब्यूटिशियन का काम कर दिए, किसी का बच्चा को टेक केयर कर दिए, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स लोग करते हैं। बिल्कुल, तो केयर इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा स्कोप है भारत में, यंग कंट्री में। समझे? इससे एडवांटेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। केयर इकोनॉमी तो बढ़ रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है भारत में। पहले क्या था कि केयर के लिए पैसा नहीं मिलता था, बोले बच्चा को देखने का क्या होता है। अभी देखो, अभी तुम अपना बच्चा को दे सकते हो ना किसी मेड के पास, एंड दे विल चार्ज सम मनी, अब बहुत टेक केयर कर रखेगी, तो ये इकोनॉमी भी ठीक है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, हाँ अभी देखो इसमें तुमको मुद्दा बहुत अच्छा समझ में आएगा। भारत सरकार देखो, अब भारत सरकार ने बहुत खर्च किया कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, किया कि नहीं किया बताओ? हाँ, 10 लाख करोड़, उसमें रियल में 9.5 लाख करोड़ खर्च हुआ। इस बार देखो इंटरिम बजट से लेकर इस बार मेन बजट में भी 11.11 लाख करोड़। ये 4 साल में भारत सरकार ने एक इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, बहुत इन्वेस्ट कर दिया। समझे? तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट का जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट प्लेयर को भारत सरकार ने सौंप दिया कि अब तुम करो, बहुत कर दिया हम। तभी तो यही रीजन था कि इस बार 11% से ही बढ़ोतरी हुआ है। उससे पहले देखोगे तो 25% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था। विद्यार्थी लोग समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? मगर दिक्कत क्या है कि इतना एक्सपेंडिचर करने के बावजूद भी जो प्राइवेट प्लेयर का जो क्राउड इन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ये चीज़ कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हो, इसका ग्रोथ तुमको बहुत भयानक दिखेगा। देखो 50 लगभग 50% है, 50% से ग्रोथ किया है 5 साल में। यानी वही बाबू 1.7% था जीडीपी का, अभी कितना है? 3.2% जीडीपी है। देखो ना, डायरेक्ट आपका 50% दिखेगा। वो 50% से कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है सरकार। 50% इंक्रीज करने का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। पहले 100 रुपये था, अभी 150 रुपया, बहुत ज़्यादा है। उसमें से देखो, उसमें से केवल सरकार का, अच्छा 50% टोटल है, सॉरी 50% टोटल हुआ, उसमें से सरकार खुद अकेला 64% कंट्रीब्यूट की है। इसका मतलब क्या, प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा नहीं आ रहा है? प्राइवेट प्लेयर से 36% आ रहा होगा, कुछ तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट से भी आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो जीडीपी का 1.7% कंट्रीब्यूट होता था कैपेक्स में, अभी कितना हो रहा है तुम्हारा? 3.4% के आसपास, यानी कि 50% ज़्यादा जंप है वो। उसमें से सरकार का मात्र कंट्रीब्यूशन, सरकार का अकेला कंट्रीब्यूशन 64% है। इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, कि जो प्राइवेट प्लेयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% भी नहीं है। बिल्कुल अब चाहिए, जब तक प्राइवेट क्राउड ही नहीं होगा तब तक काम नहीं जाने वाला है। विद्यार्थी वही बोल रहा है। देखो अब याद करो, तुम लोग कई बार क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। ड्वेलिंग्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। इससे तुमको बहुत साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखो फ्रैगमेंट करके दिया है, देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा बच्चे लोग याद है तुमको ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग लूजली बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी हाँ यही था जी। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इनवैल्यूएबल्स प्लस समथिंग था ना। और फिर उसको डिटेल फॉर्म में देखा जाए तो उसमें आईपी का बात था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स का बात था उसमें। अब तुम खुद देखो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ, जहाँ प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होगा तभी वो बढ़ सकता है, वो मात्र 35% से बढ़ा है। जबकि ड्वेलिंग्स बिल्डिंग्स वो तुम्हारा 150% से बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो सही नहीं है। ड्वेलिंग्स यदि बढ़ा है तो सरकार कंट्रीब्यूशन से बढ़ा है, और आईपी कम बढ़ रहा है, 35% से ही ग्रोथ हो रहा है। इसका कारण क्या है कि प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसमें। तो आपको ये माइक्रो डिटेल्स बताया जा रहा है कि चलो ठीक है, ओवरऑल तो हमने देखा कि कैपेक्स बहुत अच्छा हुआ, डबल बढ़ा, उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 64% है। फिर उसको फ्रैगमेंट किया गया कि आईपी में ज़्यादा राइज नहीं हुआ, आईपी में ज़्यादा राइज नहीं हुआ, इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं किया। 105% से बढ़ा है, इसका मतलब सरकार पार्टिसिपेट किया ज़्यादा, वो बोलना चाह रहा है। समझे? देखो ना, अब देखो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 25% कर दिया, डोमेस्टिक जो कॉर्पोरेशन है, तो कायदे से जो पैसा बचा है, पहले 33% था, 33 से 35% देना पड़ता था कॉर्पोरेट टैक्स, अब 25% कर दिया, तो पैसा बचा ना कॉर्पोरेट्स का, कायदे से वो खर्च करना चाहिए था ना कैपेक्स में, वो भी खर्च नहीं हुआ।
तो सरकार ने इतना रिलीफ दिया टैक्स को लेके, उसके बाद भी वो पैसा जाना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो नहीं गया। देखो वही बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिए, 25% कर दिए, मैं ये ट्रांसलेट नहीं हुआ तुम्हारा कैपेक्स में। तो सरकार चाहती है कि हमने बहुत कर दिया है, अब आप आइए, आईपी एसेट्स बढ़ाइए, आप आइए, जो भी आपको राहत मिल रहा है कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से, वो पैसा जो भी बचा हुआ है आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करिए, क्योंकि मैंने इकोसिस्टम बना दिया है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, देखो अब इसमें तुमको श्रेय देना, भारत सरकार को श्रेय देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सर्वे ने देखो बोला है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हुआ है, समझे, भारत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, समझे। जैसे इसमें बोला गया लास्ट डिकेड के कंपेयर में देखोगे, अभी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हो, क्वालिटी एंड स्टॉक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत ही बेटर हुआ है। देखो रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सैनिटेशन हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में ही बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है विद्यार्थी लोग, समझे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो द सर्वे हैज स्ट्रेस द नीड टू इम्प्रूव डेटा। हाँ, डेटा कैप्चरिंग को लेकर भी काम करने की जरूरत है। डेटा को लेकर हर समय सवाल होता है ना, क्योंकि रिलायबल डेटा नहीं है। देखो ना, और पीडी लेवल 4 सर्वे का देखो तो कुछ और डेटा है, एसबीआई का देखोगे तो कुछ और डेटा है, आरबीआई का देखो, आरबीआई क्या बोल रही थी 42% हो गया एग्रीकल्चर में। बताओ, तुम्हारा संस्था का ही डेटा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे का। हम देखे थे ना रिसेंट टाइम में KLEMS का डेटा, उसमें क्या बताए थे विद्यार्थी लोग कि एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बोला कि घटा है ओवर द 1 डिकेड, और 41 और 42 दे रहा था। और जबकि पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे क्या बोलता है कि 46% है। यानी कि इंडिया में जो अलग अलग संस्था है वो अलग अलग रिजल्ट डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। तो डेटा को लेकर तो भाई बहुत काम होना चाहिए भारत में, वही चीज़ है, समझे। हाँ, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में होना है, ये सब चीज़ को लेके भी एक बहुत अच्छा व्यवस्था बनना चाहिए, समझ गए। ये रोड मैप तैयार होना चाहिए। आगे देखो, अब ये तो तुम मान के चलो कि वर्ल्ड बैंक ने भी ये चीज़ कह दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में जो डेवलप्ड हुआ वो पब्लिक सेक्टर के वजह से, यानी कि सरकार के वजह से हुआ, और वो भी क्रेडिट किसको जाता है, भारत सरकार को। एग्जाम्पल देखो, 2019 से लेकर 23 तक भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन 49% है, और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ओनली 29% है, और बाकी जो बचा 22% किसका है, प्राइवेट प्लेयर का है। तो साफ साफ दिखता है ना कि जो लीड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो और कोई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर को आना चाहिए यहाँ पे, समझे ना, प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। वही चीज़ वहाँ पे दिया गया है। ये कह सकते हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर 2023 पब्लिश हुआ था, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, उसमें बताया है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, देखो सबसे बड़ा सवाल है कि फाइनेंसिंग एंड रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। प्राइवेट प्लेयर के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कहाँ से पैसा लाए। तो इस बार देखो सरकार ने दे दिया ना फिजिकल स्पेस भी, इस बार बहुत बढ़िया, क्योंकि सरकार को आरबीआई सरप्लस मिला ना, 2.1 लाख करोड़ का आरबीआई सरप्लस मिला, इसलिए सरकार भी जो मार्केट से जो बोरो करती है वो कम कर रही है सरकार, वही अपना GSEC इशू करके कम कर रही है इस बार। एक तो वहाँ पे स्पेस है, और दूसरी बात है कि देखो अब इंडिया में भी ना मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे देखो सिंपल बात है कि वो कंट्री बहुत सक्सेसफुल है जहाँ पे स्टेट लेवल और जो लोकल लेवल है उसने बहुत अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, समझे। तो वो कंट्री सब सक्सेसफुल है। देखो वही बोला कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि सब नेशनल लेवल पे कोई काम किया गया हो तो वो ज़्यादा बेटर है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो ज़्यादा बेटर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, इसलिए हमें भी म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना, वही म्यूनिसिपल बॉन्ड पे काम करना चाहिए, है ना, हमें एसेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम पे काम करना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे मैकेनिज्म लेके आना चाहिए। क्योंकि देखो तुम बैंक से मांगने के लिए जाओगे तो फिर बैंक का प्रॉब्लम हो जाएगा NPS का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, वो आप मांग नहीं सकते हो। DFI भले लेके आए हो तो कितना कारगर साबित हुआ वो भी एक मैटर ऑफ डिबेट ही है, अभी तक ठीक से लागू नहीं हुआ वो, ठीक से खाली ला देने से नहीं चलता है जी, मैकेनिज्म प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। देखते हो ना बहुत सारा, जैसे बहुत सारा स्टेट हमारा देखो नीचे वाला महाराष्ट्र का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करती है, तो बहुत सारा राज्य में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला यदि व्यवस्था क्रिएट हो तो पैसा मोबिलाइज होगा ना, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो करने की जरूरत है, समझे। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये अप्रोच होने की जरूरत है, आपको सब नेशनल लेवल पे उतरना होगा पैसा मोबिलाइजेशन करने के लिए। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, आगे बढ़ो। तो व्हाट इज द कोर्स करेक्शन सजेस्टेड बाय टू रिवाइव, क्या करना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स आए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट करे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर और MSME में रिफॉर्म्स लाना, वो बहुत ज़रूरी है, समझे, वो लाना ताकि प्राइवेट सेक्टर भी क्या करे, अपना रिवाइव कर सके, नंबर 1।
दूसरी बात ये स्टूडेंट कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर नॉट टेकन अप, इट कुड हैव फार, यदि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं किया जाएगा तो इसका बहुत गलत चीज़ हो सकता है। ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी देखो कम होता चला जाएगा ना, यदि स्प्रिंकलर इरीगेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, यदि ड्रिप इरीगेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, कंट्री तो वाटर स्टेज से गुजरेगा जी। फिर रिसोर्स का किल्लत और डाइटरी चॉइसेस देखो, यदि तुम देखो, अब देखो आदमी राइस और रोटी खा रहा है, हाँ एक टाइम था कि मिलेट्स खाते थे, तो ज़रूरी है कि लोगों का डाइटरी हैबिट्स भी चेंज किया जाए अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। बात समझे। एमएसएमई देखो, अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे लोग, सरकार ने तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से एमएसएमई को क्लासिफाई किया। याद करो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, हाँ जो भी उसका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से। अब जो माइक्रो है उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है सरकार की तरफ से, तो जानबूझ के कई जो ऐसे कंपनी हैं एमएसएमई, वो जानबूझ के माइक्रो के कैटेगरी में आना चाहती है, वो भी गलत चीज़ है, तो गलत काम कर रहा है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ज़बरदस्ती उसको पैसा मिल सके, एक्स्ट्रा पैसा बेनिफिट हासिल कर सके, तो उसलिए वो माइक्रो बन के रहना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कायदे से क्या होना चाहिए, माइक्रो से फिर स्मॉल, स्मॉल से फिर मीडियम, अब मीडियम से जानते हो बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है, वो तो एमएसएमई में नहीं आएगा। देखो वही चीज़ लास्ट में लिखा गया है, यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। जैसे एमएसएमई के फ्रंट पे देखा जाए तो एमएसएमई कैटेगराइजेशन हुआ, बहुत अच्छी बात है, रिलीफ मिला उससे, बट क्या हुआ कि एमएसएमई सेक्टर टू स्मॉलर साइज एंड हेंस एडवोकेट्स ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन। अब इसलिए बोला गया कि जो फ़ायदा ले रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी डीरेगुलेशन करो, यानी कि ठीक से चिन्हित करो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बोला गया विद्यार्थी लोग कि ज़्यादा इंटरफेरेंस भी ठीक नहीं है, गो फॉर द डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन मतलब वही प्राइवेटाइजेशन, पहले लाइसेंस राज था ना कि बार बार कंट्रोल, ये नहीं होना चाहिए। अब तुमको नेक्स्ट में मिलेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो इसमें तो भारत ने झंडा गाड़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेशली मोबाइल फ़ोन में, अभी तुमको आईफोन का भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो आंकड़ा काम का है वही बताता हूँ मैं तुम लोग को। देखो यहाँ पे समझो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा था हमारा 8.22 लाख करोड़ हो रहा था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और उससे एक्सपोर्ट कितना हुआ बच्चे लोग, देखो 1.9 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट राइज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पहले 0.63% था वर्ल्ड लेवल पे, वो बढ़ के 0.88 हुआ है। कहोगे सर ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर ठीक है पहले से तो बढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ऐसे भी हाथ टाइट था भारत का, बट थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की ये भी हुआ है नंबर 1। और देखो रैंकिंग भी सुधरा है इससे, समझ रहे हो ना बात को। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट देखो ना, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में हमारा शेयर कितना था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, ओनली ये इलेक्ट्रॉनिक सामान 2.7 था, वो बढ़ के देखो 6.7 हुआ था। इसमें तो बढ़ोतरी हुआ है आपका। जब मर्केंटाइज गुड्स जिसको आप देख सकते हो जो सेल कर रहे थे, तो उसमें शेयर कितना था, केवल आपका 2.7 यानी कि 3% था, वो बढ़ के उससे डबल हुआ है, तो अच्छी बात है, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। बात समझे। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब एग्जाम्पल देखो ये वाला, नीचे जाओ दूसरा देखो, इंडिया शुरू से ही बच्चे लोग यूएस के साथ ट्रेड डिफिसिट में रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, मोबाइल फ़ोन को लेकर। ओवरऑल तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में ही है यूएस का। हमारे लिए यूएस वर्ल्ड में सबसे बड़ा वो है एक्सपोर्टर, जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ ट्रेड सरप्लस है हमारा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करोगे तो देखो हम नेगेटिव में थे, मैं इस बार देखो हम पॉजिटिव में हो गए। इसका मतलब हमारे कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री प्रॉस्पर किया हुआ है, तभी ना हम एक्सपोर्ट किए होंगे, तो ये अच्छी बात है, समझे। वही चीज़ देखो नीचे क्या लिखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैव गॉन फॉर अ ट्रेड डिफिसिट ऑफ 1.6 बिलियन इन द टोटल इन द फिजिकल ईयर 2017 में हम लोग निगेटिव में थे, 1.6 बिलियन डॉलर। अभी देखो सरप्लस में है 8.7। इसका मतलब इंडिया में इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा बना है, ये हुआ मतलब। हाँ तो अब देखो हर समय हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम ही बोलते हैं तुम लोग को कि असेंबली में प्रॉब्लम, असेंबली केवल हो रहा है, वैल्यू एडिशन में प्रॉब्लम है। देखो वैल्यू एडिशन में भी अच्छा हो गया है, अभी बोल रहा है कि रिसेंट में वैल्यू एडिशन 9 से बढ़ के तुम्हारा 22% हुआ है, तो कंट्री में वैल्यू एडिशन भी ठीक ठाक हो रहा है एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द सर्वे, समझ रहे हो ना। हाँ क्रिटिक्स लोग आएंगे बोलेंगे 22% नहीं है, कमी है, 15% से नीचे है, बोलने वाला बोलेगा मैं फिर भी यदि 9% से वैल्यू एडिशन होकर 22% हुआ है तो ये वेलकम साइन है भारत के लिए, समझ गए ना। और इससे क्या होगा बच्चे लोग, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा, मोबाइल फ़ोन का इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा, उतना ही वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, बात समझे ना, वो फायदा होगा तुम्हारा उसका भी। तो दिस देर इज ऑल्सो ट्रिपलिंग ऑफ डायरेक्ट वर्कफोर्स इन मोबाइल फोन प्रोडक्शन। देखो वर्कफोर्स भी बढ़ा है अच्छा खासा। हाँ ब्लू कलर वर्कर्स भी क्रिएट हुए हैं। ब्लू कलर मतलब क्या होता है तुम्हारा, जो नीचे लेवल पे,
मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, काम करना पड़ता है ना आपको। सर्विस क्या होता है, वाइट कलर होता है। और जहाँ पे गुड्स बनाना पड़े दैट्स कॉल्ड योर ब्लू कलर। ब्लू कलर जॉब को नीचे देखा जाता है, व्हाइट कलर ऊपर देखा है। जैसे सऊदी अरब में हमारे भाई लोग जाते हैं क्या काम करने के लिए, अधिकतर ब्लू कलर जॉब करने के लिए। तो इसे फीमेल भी पार्टिसिपेट कर रही है। और व्हाइट कलर जॉब तो होगा ही होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े लेवल के होंगे, जो ऊपर लेवल पे जो होंगे, वो तो व्हाइट कलर जॉब ही होगा उसका। यहाँ पे देखो, अभी मैं थोड़ा देर में तुमको समझाऊंगा। आईफोन जानते हो, आईफोन इंडिया ने बहुत ज़्यादा आईफोन प्रोड्यूस किया है विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा। देखो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है। ऐसे जियोपॉलिटिकल रीजन में जहाँ पे चाइना+1 स्ट्रेटजी देखा जाता है, तो चाइना+1 स्ट्रेटजी में भले ही भारत शुरू में फिट नहीं हुआ हो, कायदे से भारत में बहुत सारा इंडस्ट्री आना चाहिए था ना, उतना नहीं आ पाया, अधिकतर वियतनाम में चला गया। उसके हिसाब फिर भी इंडिया इज़ द ब्राइट ऑप्शन, क्योंकि इंडिया में देखो जो PLI स्कीम था 14 सेक्टर को दिया था ना, उसकी वजह से बहुत प्रोडक्शन हुआ है। टैक्स रिलीफ देखो, सरकार का स्कीम देखो, टैक्स रिलीफ, सब्सिडी, इसके वजह से भारत में स्मार्टफोन का एक इकोसिस्टम डेवलप्ड हुआ है। समझे, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में तुमको समझ में आ जाएगा विद्यार्थी लोग। एक्सपोर्ट देख रहा है कितना, 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। ये रेड कलर देख रहे हो, रेड कलर देखो, वहाँ पे रेड कलर का जो ग्राफ देखो, फाइनेंशियल ईयर 2016 में कहाँ कुछ था तुम्हारे पास, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तुम, ठीक है। वो बढ़ के कितना हुआ, 16 बिलियन डॉलर का हुआ है जी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन देख रहे हो कितना जंप कर रहा है। हाँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इधर देखो, तुम इस तरफ देखना पड़ेगा तुमको, LHS में देखना पड़ेगा, 50 लगभग 50 बिलियन डॉलर का है तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और डोमेस्टिक डिमांड कितना है, लगभग तुम्हारा 32 के आसपास है। तो यानी कहने का मतलब देखो कंट्री में डिमांड भी पूरा कर दे रहे हैं, जो बच रहा है वो भी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। आगे देखो, हाँ समझ में आ गया होगा। देखो विद्यार्थी लोग, 7 यदि आईफोन दुनिया में बन रहा है तो एक इंडिया में भी बन रहा है, समझे। इसका मतलब इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट शेयर हो गया है आईफोन, समझ गए ना। 1 in 7 आईफोन नाउ मेड इन इंडिया, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू। अब PLI स्कीम के अंदर आया है। UPSC ने 2023 में एक सवाल पूछा था ना, क्या PLI का बेनिफिट बाहर का कंपनी ले सकता है, बिल्कुल वही तो बेनिफिट लिया है, समझ गए, एप्पल का जो मालिक है। तो एप्पल देखो असेंबल कितना किया, 14 बिलियन डॉलर का पैसा, हाँ, जो कि 14% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 in 7। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है डोमेस्टिक डिमांड से, तो अच्छी बात है। स्मार्टफोन देखो, ये भारत का इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी में आ गया है। रीजन सरकार को जाएगा, सरकार का एक PLI स्कीम, उसके बाद टैक्स ब्रेक, वही सब्सिडी दुनिया भर का। इससे क्या हुआ, फॉरेन कंट्री का जो कंपनी है वो अट्रैक्ट हुआ, समझे। एंड इंडिया का जो डोमेस्टिक स्मार्टफोन है देखो, इज ऑल्सो ए की फैक्टर इन कंपनी डिसीजन टू इन्वेस्ट। हाँ, हमारा इकोसिस्टम बहुत बेजोड़ हो गया, तभी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। IT में तो हम बेटर है ही, ये बहुत अच्छा हुआ है ना। स्मार्टफोन में हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, समझ गए विद्यार्थी लोग, वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सर्विस का। सर्विस देखोगे तो देखो, तुम लोग खुद पता है, तुम लोग को 1000 से ज़्यादा 1200-1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में बना है। कभी सर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या होता है? देखो शुरू में जब भारत में सर्विस आया, IT सर्विस, तो तुम्हारा वो BPO तक ही था। हाँ, बिजनेस के लिए, जैसे कॉल सेंटर में होता है बात करने के लिए। अभी भी दिल्ली जाओगे तो तुमको कॉल सेंटर में जॉब मिल जाएगा, बहुत ईजी है। 10,000-15,000 का नौकरी में तुमको मिल जाएगा कॉल सेंटर में बात करने के लिए। वो कंपनी, थर्ड कंपनी क्या कर रही है, अपने बिहाफ में दूसरे कंट्री से बात करवा रही है। दैट इज़ अ केस। ये शुरुआत का ये सर्विस है। अब ऐसा नहीं है, अब बियॉन्ड चला गया। अब तो वहाँ का जो बेस्ट सेंटर वो इंडिया में आके रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ IP बढ़ेगा ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ कितना भयानक सिस्टम बनेगा। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बहुत बड़ा चीज़ है, और इंडिया में देखो बहुत जगह पे इस्टेब्लिश हुआ। तभी तो आंकड़ा कहता है कि 1000 से भी ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में क्रिएट हो चुके हैं। ये टॉप लेवल का सर्विस होता है विद्यार्थी लोग, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहे होते हैं। देखो, तो इससे इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट और बढ़ा है, समझ गए। एग्जाम्पल देखो, विद इन सर्विस सेक्टर IT सर्विस सॉफ्टवेयर, वो तो सबसे बड़ा रहेगा ही, ठीक है, वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। मगर इस बार जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बढ़ा है, उसके वजह से भी और ज़्यादा सर्विस में ग्रोथ है। और तुम लोग को पता होना चाहिए, सर्विस फर्स्ट एंड देन योर फॉरेन रिमिटेंसेस। ये जो ट्रेड डिफिसिट का, वो फिजिकल डिफिसिट जो भी है हमारे पास, है ना, अकाउंट होता है ना स्टूडेंट, 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट।
करंट अकाउंट में जानते हो, करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट होता है, और कैपिटल अकाउंट में भी अपना बहुत सारा कंपोनेंट है। 4 में क्या है, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और सर्विस। तो सर्विस तो सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका, यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। बस देखो इसमें, देखो तुम देखो इसमें सर्विस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखो, माइनस करोगे तो 163 है तुम्हारा, $160 मिलियन आपको आ रहा है सर्विस में, आपका लगातार बढ़ रहा है। 143 था, बढ़ के 163 हो गया आपका। तो इंडिया का देख रहे हो, एक्सपोर्ट देख रहे हो, लगातार बढ़ रहा है ना, हाँ लगातार बढ़ रहा है जी। जाहिर सी बात है, सर्विस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है आपका, नेट आप सर्विस आप एक्सपोर्टर हो, समझे। तो वही देखो, यही बोला कि देखो ये थैंक्स टू द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसकी वजह से सर्विस वही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे हक में है। और अभी जानते तो हो ही तुम लोग, करंट अकाउंट डिपॉजिट बताओ 1% से कम है भारत में, थैंक्स टू द सर्विस सेक्टर, समझे। आईटी सेक्टर देखो कितना ग्रोथ किया, 48% से, हाँ। और बाकी जो बिजनेस सर्विस सेक्टर है, आईटी छोड़ के बाकी जो है वो तुम्हारा 26% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटी तो ऑलवेज रिमेन फर्स्ट, मगर बाकी जो है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इसका श्रेय ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को भी जाता है, समझे। इससे बूस्ट अप हो गया हमारा। हाँ, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर, देखो यहाँ वही चीज़ लिखा गया, देखो इंडिया का डीप इंटीग्रेशन जो हुआ है वैल्यू चेन ऑफ द ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके वजह से अब जो सर्विस का जो बास्केट है वो चेंज हो रहा है। पहले देखो अर्ली 2000 में क्या था, खाली बीपीओ वाला काम करते थे, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, वही बाबू वो फोन ऑन करने वाला जो था कॉल सेंटर में। अब वैसा नहीं रहा, अब बियॉन्ड चला गया, अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, यहाँ पर रिसर्च होगा, बहुत आएगा चीज़ है। यही कारण है कि सर्विस लगातार देखने को मिल रहा है। दूसरी बात देखो, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एक क्या अनसर्टिनिटी है ना, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं लोग। तो इंडिया ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, हाँ। यदि सरकार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर कर दे तो यहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अचानक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में बढ़ा है। अब देखो साउथ इंडिया में यदि इतना बढ़ा है तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ का पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिसी देती जानबूझ के। अमरावती जो बनाया जा रहा है यही सोच से बनाया जा रहा है कि अमरावती बनाएंगे, पूरा खींचेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को, यहाँ पे भी फिर हैदराबाद की तरह जनरेट करेंगे। हैदराबाद भी क्रिएट करने में इनका ही बहुत बड़ा हाथ है, चंद्रबाबू नायडू का। हालांकि उससे पहले भी सरकार ने एक न्यू तो कर दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलिसी स्टेबल होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ, देखो ग्लोबल इन्फ्लेशन, उसकी वजह से वजह सब बढ़ना शुरू हो गया। बेस्ट क्या है, इंडिया ऑप्शन है, इसलिए इंडिया में देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जानते हो कि लेबर कॉस्ट का सस्ता है, उतना महंगा नहीं है। आगे देखो, तो गवर्नमेंट रोल, हाँ बिल्कुल ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सरकार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार का बहुत बड़ा रोल है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऐसे नहीं खुल जाता है विद्यार्थी लोग। लेबर लॉस आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होना चाहिए। 50 को क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो कहाँ आएगा करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होना चाहिए ना, हाँ समझ गए ना। तो सरकार का जो कोशिश, इसी की वजह से क्या हुआ कि भारत में अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आगे देखो, नेट जीरो एमिशन शुड नॉट बी डिटेक्टेड और मैंडेटेड। देखो अब इसमें ना कह सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट किया है इकोनॉमिक सर्वे, माथा खराब कर दिया ना ये लोग, यूरोपियन कंट्री नॉन टैरिफ बैरियर लगा के। अब बोल रहा है ना कि वही बाबू ग्रीन डील, इधर देखो यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील लगाया ना, क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर है कि नहीं है। इसमें मतलब पूरा गड़िया है पकड़ के, देखो तुम समझ सकते हो। इंडिया का अभी भी पर कैपिटा इमिशन सबसे कम है दुनिया में, ओनली 2.5 से लेकर 2.8 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यूरोप में देखोगे तो एक आदमी कितना कर रहा है, 8 टन्स कर रहा है। बताओ क्या कंपेयर करेंगे हम, हमारा एक आदमी जो कार्बन इमिट करता है एक साल में बहुत कम है। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज से भी कम है वो, ग्लोबल एवरेज का भी कम से कम होगा 4-5 के बीच में होगा। इंडिया देखो ना 3 से नीचे है। अब बताओ ये लोग सिखाता है हमको कि कार्बन डाइऑक्साइड हमको कम करना है, हाँ देखो एक्सट्रीम डिस्पैरिटी है, गलत है ये। इनइक्वलिटी हिस्टोरिकल और करंट ग्लोबल, देखो गलती ये किया ना। अब बताओ तुम तीनों यूरोपियन कंट्री और तुम यूएस को जोड़ दोगे और चाइना को भी जोड़ दोगे तो 60% से ऊपर ज़्यादा इमिटर होगा ये लोग, और दोनों को जोड़ दोगे तो 45-50% के आसपास होगा। तो ये लोग मैंडेट कर रहा है हमको, ये लोग डिक्टेट कर रहा है कि जीरो एमिशन करना है, और प्रेशर में हमने साइन भी कर ही दिया, कार्बन न्यूट्रल बनना है हमें 2070 तक। समझ पा रहे हो ना ये चीज़, 70 तक ही लिए ना हम लोग, 70 तक लिए कि 60 तक लिए, बिल्कुल 70। अब देखो यही बोला कि डेवलप्ड नेशन बताओ कार्बन टैक्स लगा रहा है, कितना जायज़ है ये। पास्ट 2 सेंचुरी तक कोयला जला जला के ये लोग डेवलप्ड किया, सही बात है। और अभी डेवलपिंग कंट्री पे बहुत ज़्यादा ये फोर्स कर रहा है कि पॉलिसी लाओ, है ना, काम करो। ये गलत है, ये गलत है, समझे। डेवलप कंट्रीज हैव टेकन ग्लोबल एमिशन, बताओ
जितना भी आपने क्या किया, बहुत सारा ये ग्लोबल एमिशन किया दुनिया भर का, और आप डेवलप्ड कर गए। और अब आप डेवलपिंग नेशन को थ्रेट कर रहे हो कि कार्बन टैक्स लगा दोगे बॉर्डर पे, जो कि गलत बात है। जबकि जब पेरिस एग्रीमेंट में जब हम लोग गए थे साइन करने के लिए, तो उस समय भी ये बात था जो कि रियो समिट में आके आया था, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सब लोग मेहनत करेंगे, मेरा जिम्मेदारी कम होना चाहिए, आपका जिम्मेदारी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप हिस्टोरिकल पोल्यूटर हो। और उसके बाद देखो सब लाद दोगे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गलत बात ना है जी। डेवलपिंग कंट्री को और डेवलप होना है। अभी यहाँ के लोग अभी बहुत गरीब है, उसको और आगे लेके चलना है। तो कहने का मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट आक्रोश दिखाया गया है डेवलप कंट्री को लेके। समझ पा रहे हो ना? अब बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है इन लोग का। ठीक है, ये लोग भी थोड़ा सा देखे अपना हिस्ट्री। हाँ, ग्रीन स्टील को लेकर बात हुआ है स्टूडेंट। जानते हो ग्रीन स्टील, भारत में जो स्टील तैयार होता है ज़्यादा पोल्यूटिंग है वो। जिसे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे ग्लोबल एवरेज, तो 1 टन ऑफ स्टील क्रूड स्टील प्रोड्यूस होने में 9 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। भारत में कितना हो रहा है? तुम्हारा 2.5 टन्स हो रहा है। तो भारत में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है हमारे पास। ठीक है, समझ, क्योंकि जानते हो स्टील बनने के लिए बहुत स्टील आयरन को आगे ले जाओगे तब स्टील बनेगा। तो उसमें जानते हो कुकिंग कोल सब लगता है। तो अब समय आ चुका है ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करने के लिए। जानते हो ना कि जो आयरन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना है आयरन में, एंड आगे प्रोसेसिंग होगा, तो उसके लिए कुकिंग कोल यूज़ ना करके हम हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताया गया कि हाँ, कि ज़रूरी है कि हम यूज़ करें ग्रीन स्टील को, यानी कि जो भी कुकिंग कोल है या जो भी है उसको रिप्लेस करें ताकि बेटर हो। ये चीज़ तो यहाँ पे बताया गया कि ग्रीन स्टील ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है। आगे देखो, API इंपोर्ट कंटिन्यू टू बी कंसर्न। अभी भी देखो, भले ही इंडिया बल्क ड्रग्स का प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, API जो इसका इनपुट चाहिए अभी भी तो जानते हो अधिकतर चाइना के साथ ही आता है, और ये लगातार बढ़ा है विद्यार्थी लोग, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, वही बोला गया। देखो, अब एंटीबायोटिक बनने के लिए, एंटीबायोटिक बनता है ना, मेडिसिन जानते हो ना, फिजिशियन लोग देता है, तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसका जो API चाहिए, वो सब बाहर से ही आता है, वो लगातार बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड, है ना। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंसी कर रहा है, वो देखो वो ठीक नहीं है। हाँ, मगर इंडिया देखो हमेशा से नेट एक्सपोर्टर रहा है बल्क ड्रग्स का। देखो इस बार रहे हम लोग किए, मगर कंसर्न क्या है कि इनपुट बाहर से मंगवा रहे हैं, समझ गया। और हाँ, PLI स्कीम जानते हो, PLI स्कीम, थैंक्स टू PLI स्कीम, जिसकी वजह से बल्क ड्रग्स बढ़ा है, एक इकोसिस्टम भारत में क्रिएट हुआ है, तो वो चीज़ अच्छा है। मगर मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? API। देखो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो 14 सेक्टर पर दिया गया था ना, लास्ट सेक्टर याद करो, लास्ट सेक्टर ड्रोन था बिल्कुल। अब इसमें क्या बोला गया देखो कि PLI स्कीम जो कि लगभग कह सकते हो 2 लाख करोड़ का है ना, इन्वेस्टमेंट करने का बात था उसमें, एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स, इसमें लॉट्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे विद्यार्थी लोग। ठीक है, इसमें देखो एक्सपोर्ट बूस्टेड बाय 4 लाख करोड़ विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेक्टर्स लाइक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, यानी अलग अलग सेक्टर से क्या हो रहा है, तुम्हारा एक्सपोर्ट बहुत बूस्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होगा उससे। तो PLI स्कीम का टारगेट क्या है कि 60 लाख नया जॉब क्रिएट करना, समझे, एंड एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 60 लाख करोड़ इन, और आने वाले समय में 5 साल में कम से कम 60 लाख करोड़ प्रोडक्शन करें ताकि एक्सपोर्टर बने। एक्सपोर्टर बनेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो दोनों का ही, इंडिया देखो आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो ज़्यादा होगा, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि PLI स्कीम को बल देने के लिए हमने क्या किया, एवरेज टैरिफ कितना 14 से 18% किए ना। मैं इस बार हम बजट में देखें स्टूडेंट कि क्या हुआ कि बहुत सारा चीज़ में हमने क्या किया, रिड्यूस भी किया है, ताकि यहाँ पे जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्यों हम बढ़ाएंगे, हम तो एक्सपोर्टर बन चुके हैं। PLI स्कीम में अधिकतर हमने यदि कुछ लगाया है ड्यूटी, अधिक ड्यूटी दिया तो 2 रीजन्स दिया, एक इन्वायरमेंट कंसर्न से दिया है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए दिया है। समझ गए ना? हाँ, हाउएवर देखो वही बोला है, वही बिल्कुल जो MSME वाला जो बात था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें डीरेगुलेशन होना जरूरी है। सरकार बार बार इंक्रोच ना करे, डीरेगुलेशन करने की जरूरत है। छोड़ दो एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर विल डिसाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बोला गया कि फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया हैज़ टू बी पेव द डीरेगुलेशन एंड डिसीजन, यानी कि डीरेगुलेट कर दो, छोड़ दो, एंटरप्रेन्योर खुद देख लेगा, है ना, वो देख लेगा, कंपनी खुद देख लेगा, बार बार उसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रेजेंट वो करो, यानी कि आप बेटर बनाओ, अमेंड करो, रिलैक्स करो, रेगुलेशन लाओ ताकि गलत ना हो। सरकार का काम क्या है, इकोसिस्टम क्रिएट करना और उस इकोसिस्टम को आगे ले जाना, है ना, उस पर मोमेंटम भरना, वो काम है प्राइवेट प्लेयर का। तो सरकार उस डोमेन में ना जाए, सरकार का जितना काम है उस वहीं तक रहे, सरकार डीरेगुलेशन को फॉलो करे।
यानी कि सरकार बार बार उधर इंक्रोच ना करें। आगे देखो, फ्रेगमेंटेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म में हर्ट ट्रेड ग्रोथ, ये तो बात जान ही रहे हो, ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म करोगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, ट्रेड ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हाँ वही बोला कि प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी ये प्राइवेट सेक्टर का अपना जिम्मेदारी है। सरकार का जो जिम्मेदारी है वो पॉलिसी स्टेबिलिटी है कि आप अच्छे से पॉलिसी बना के दो, अब बाकी जो क्वालिटी हो प्राइवेट प्लेयर देखेगा, आप ज़्यादा उधर दिमाग मत लगाओ। तो इससे क्या होगा कि जो भी ग्लोबल क्राइसिस है वो अपॉर्चुनिटी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट ठीक तरीके से। डीरेगुलेशन अपना जितना आपका काम है उतना ही पे ध्यान दो आप। आपका काम है पॉलिसी बनाना, आपका काम है पॉलिसी प्रिडिक्टेबल बनाना, आपका काम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रेजेंट करना, और उसका काम है क्वालिटी कॉन्सिस्टेंस देखना हो। समझ गए विद्यार्थी लोग? आगे देखो, आने वाले समय में ट्रेड डिफिसिट और कम होगा। एक तो अभी देखो कम हो गया है, 1% करेंट अकाउंट डिफिसिट 1% से कम है, क्योंकि कारण क्या है, सर्विस हमारा बहुत बूम है, और दूसरी बात है कि मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट कितना है विद्यार्थी लोग, $240 बिलियन के आसपास। अब तुम खुद, हाँ $240 बिलियन के आसपास, सॉरी $1 मिलियन के आसपास है। हमारे देखो सर्विस अभी 10 बताइए 160, लगभग 160 है ना जी, और उसका देखो हमारे भाई लोग 160 भेजे, 120 भेजे हैं, 20 को 120 में 20 घटा दो क्योंकि थोड़ा उधर भी जाता है, तो देखोगे तो अच्छा खासा हमारा सर्विस एंड फॉरेन रेमिटेंस वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट घटने वाला है, वही चीज़ यहाँ बताया गया। और रिसेंट टाइम में हम FTA साइन किए ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, UAE के साथ साइन किए हैं, हम लोग नीचे ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किए, बहुत सारे कंट्री के साथ साइन किए, इससे और बेटर होने जा रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो और बढ़ने जा रहा है मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में। आगे देखो, हाँ रिस्क तो है बच्चे लोग रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। देखो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दिक्कत क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी। हम क्या बताए थे, जितने भी सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, ये इंटरमीडिएट है, यानी कि तुम्हारा पूरा एक दिन पूरा प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक सनलाइट है तभी प्रोड्यूस होगा। विंड भी क्या है, जब तक विंड चलेगा तभी तक प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे को मतलब इस तरह का एनर्जी, इसको कैसे ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, उस पर काम करने की जरूरत है। देखो इसलिए विद्यार्थी लोग बैकअप पावर जनरेशन चाहिए, है ना, ग्रिड इंटीग्रेशन ठीक से उस पर ध्यान देना चाहिए हमें, स्टोरेज कैसे हम स्टोर करके रखें रिन्यूएबल एनर्जी को, और साथ साथ इतना जो दिमाग लगा रहे हो तुम सोलर एनर्जी में। और दूसरी बात है कि सोलर एनर्जी का जो जिम्मेदारी है वो चाइना के पास है, इनपुट है कि नहीं कि चाइना पता, चाइना ने रोक दिया है ना, चाइना ने रोक दिया, वो चाइना इंडिया को भी नहीं देगा अच्छे से। तो इतना सोलर बोल रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा भी तो है आपके पास। हाँ, न्यूक्लियर पे फोकस करो जी, बायोफ्यूल्स पे फोकस करो, और ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। समझ गए ना कि वो बोल रहा है, क्योंकि जियो पोलिटिकली देखोगे तो इंडिया को जगह क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, रियर अर्थ मिनरल चाहिए, जो कि पूरा चाइना के पास है। चाइना देने वाला है नहीं इंडिया को उतना अच्छे सस्ते से, आसानी से। आगे देखो, इंडिया मस्ट नॉट रिलाई हैवीली ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स, वही सेम चीज़ है कि खाली उस पर डिपेंड ना करे, ठीक है। इंडिया दूसरे डाइवर्सिफाई भी करे, जैसे एग्जाम्पल देखो, ग्रीन हाइड्रोजन में जाए, न्यूक्लियर एंड बायोफ्यूल्स में जाए, इससे क्या होगा कि थोड़ा रिस्क कम होगा। अदरवाइज सोच लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना दिया सोलर एनर्जी का, सोलर पैनल्स का, पता चला कि इंपोर्ट रुक गया, ऊपर से दे ही नहीं रहा है, तब तो आपका मार्केट पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप ओवर डिपेंडेंट हो गए सोलर एनर्जी में, वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए समय रहते ही बाकी भी डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, बाकी सेक्टर को भी, ठीक है ना, ताकि रिस्क क्या मिनिमाइज हो सके। समझ में आया स्टूडेंट? यस, आई हैव कंप्लीटेड।